जय हिंद एवरीवन, मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए, सीडीएस, एफकैट या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, वो जल्दी से कमेंट में बताएं भाई प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और साथ में ये भी बताएं कि इनमें से कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रैक्टिस सेट 5th करने वाले हैं और इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनडीए, सीडीएस, एफकैट या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर आते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है और लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको इंडियन पॉलिटिकल के कराऊंगा। उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी हम यहाँ पे करेंगे एग्जाम से पहले पहले। और इन 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम के अंदर आए थे। देखो भाई, यहाँ पे है डायरेक्ट क्वेश्चंस, और अगर आपको बेसिक समझना है कि ये आंसर अगर हुआ है इस क्वेश्चन का तो क्या रीजन है, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा प्रथम कदम बैच। अगर प्रथम कदम बैच ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस भी सोल्व कर पाओगे, और इनके अलावा अगर कोई आ जाता है तो वो भी आप सोल्व कर पाओगे। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5th जो है वो स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ में। जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं वो जय हिंद एक बार जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, और इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है चलिए देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स गारंटेड, कि कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स वो आपको दिए गए हैं। तो जो आर्टिकल नंबर 29 और 30 है, कौन सा आर्टिकल नंबर 29 और 30, सॉरी आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो है उसके अंदर कल्चरल और एजुकेशनल फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी गई है कि जितने भी भारत के अंदर माइनॉरिटीज हैं वो अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बना सकती हैं अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। ये बात इसमें कही गई है। तो ये क्या है, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है जो कि आपका मेंशन है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि सेकंड क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है तो क्वेश्चंस जो हैं जो एक्सप्लेन करने लायक होंगे, ज़्यादा रिलीवेंट होंगे, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अदरवाइज थोड़ा सा जल्दी हम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपको भी डेफिनेटली आते होंगे। अगर नहीं आते तो आप इस प्रैक्टिस सेशन के थ्रू क्वेश्चंस को सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन चार ऑप्शन में से कौन सी बात मेंशन नहीं है आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 में भाई पहला ऑप्शन देखते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मेंशन है, यानी आपको बोलने की आज़ादी, अपने आप को व्यक्त करने की आज़ादी जो है वो आपको आर्टिकल 19 में दी गई है। सेकंड, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप असेंबल यानी इकट्ठा हो सकते हैं एक कार्यक्रम के लिए, जैसे आपको रैली करनी है, आपको धरना प्रदर्शन करना है, आपको शादी करनी है, आपको किसी डेस्क पे जाना है, तो डेफिनेटली वहां आप असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। ये भी मेंशन है आर्टिकल 19 में। कहीं भी मूव करने की आज़ादी है विद इन इंडिया, आप इंडिया के अंदर मूव कर सकते हैं, आर्टिकल 19 के अंदर ये आज़ादी दी गई है। और इंडिया के बाहर अगर जाना है तो आर्टिकल 21 में वो बात मेंशन करी गई है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस, भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस मेंशन नहीं है, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो मेंशन किया है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ही जो मीडिया हाउसेज हैं वो अपनी इस आज़ादी को क्लेम करते हैं कि हम जो है आज़ादी रखते हैं, हमें फंडामेंटल राइट मिला है कि फ्रीडम है प्रेस को कि वो कुछ भी छाप सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि वो किसी को बदनाम करने के लिए कुछ छाप सके। देखो फंडामेंटल राइट्स तो हैं पर फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दोगे आप। अगर आपको फंडामेंटल राइट दिया, आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो है आप वो बोल दोगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इनमें से कौन से राइट के अंडर आती है। क्या वो एक फंडामेंटल राइट है, लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नेचुरल राइट्स है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपका मेंशन है। और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर आपका जो 32 है यानी कि 32 है उसमें मेंशन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसको आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, सोल ऑफ
इम्पोर्टेंट है तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ एन इंडियन सिटीजन इज डिनाइड ए पब्लिक ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज डिनाइड टू हिम। अगर किसी भी भारत के नागरिक को आप किसी भी पद के लिए मना करते हैं क्योंकि उसका जो धर्म है वो और हो सकता है, मान लो कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई जैन है, और अगर आपको ये कहो कि आपका धर्म अलग है इसलिए हम आपको इस पब्लिक ऑफिस में, इस सरकारी नौकरी में नहीं रखेंगे, तो आपके कौन सा फंडामेंटल राइट का इनमें से हनन हुआ है या कौन सा फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बात करी गई है आर्टिकल 15 के अंदर राइट टू इक्वेलिटी। जो आपका आर्टिकल 15 है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 15 जो है वो कहता है आप भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते उसके कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, जेंडर के बेस पे, अच्छा कास्ट, कलर, रिलीजन के बेस पे और रेस के बेस पे। ये 5 चीजें जो हैं ये मेंशन करी हैं आर्टिकल 15 में कि आप किसी भी इंडियन के साथ भेदभाव नहीं कर सकते इन 5 चीजों के बेसिस के ऊपर। तो ये आर्टिकल आपका राइट टू इक्वेलिटी के अंदर मेंशन किया गया है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे। अब आते हैं 5th पे, ठीक है। अच्छा ये चीज और बता देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 19 से 21 में मेंशन है। अच्छा राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेके 28 में मेंशन है। ये पेंसिल सही नहीं चल रही है, क्या दिक्कत होगी भाई पेंसिल का, चलो देखते हैं इसके बाद में। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आपका मेंशन है आर्टिकल नंबर किसमें, 23-24 में, किसमें 23 और 24 में। एक सेकंड रुको यार, ये मैं पेंसिल चेक कर लेता हूँ, अच्छे से नहीं चल रही, क्या दिक्कत होगी इस पेंसिल पे, कभी ये खराब तो नहीं होगी। चलो देखते हैं एक बार, आज ये क्लास पूरी करते हैं उसके बाद इस पेंसिल के आगे जो टिप है उसको आप चेंज कर लेंगे, फिर मे भी शायद ये अच्छे से चलना स्टार्ट कर दे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां भाई, फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉज्ड बाय। कि आपकी जो आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल फ्रीडम्स दी गई हैं आपको, तो वो किस टाइम सस्पेंड हो सकती हैं जब आपकी इमरजेंसी लगती है, किस बेसिस पे उनको सस्पेंड किया जा सकता है। जरा कमेंट सेक्शन में भाई मुझे जवाब दो जल्दी से जल्दी, जल्दी जवाब दो भाई। मैं 1 सेकंड मुझे दे, मैं इसकी जो टिप है वो चेंज कर देता हूँ पेंसिल की। बस 1 सेकंड, हाँ मिल गई है भाई मेरे को, मेरे हाथ में ही है अभी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने रिवीजन कर ली है, वो जवाब देंगे मुझे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि आप सभी की स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसको कोई भी डाउट है वो अपने जाके प्रथम कदम बैच को ज्वाइन करें, आनंद लें उस बैच का, और उस बैच की हेल्प से आप अपना स्कोर जो है डेफिनेटली काफ़ी बेहतर कर लेंगे पहले से, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एंजॉय करें प्रथम कदम बैच को, अपना आपका अपना बैच है, आपको डेडिकेटेड है पूरे तरीके से। और ये नई टिप हमने लगा ली है भाई पेंसिल की, अब कोई फिक्र नहीं है, अब दोबारा से हम हमारे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और 1 सेकंड का काम रह गया है हमारा, हाँ बैच भाई, जितने भी विद्यार्थी अपने इस बैच को, इस प्रैक्टिस सेशन को देख रहे हैं, उनसे मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने उनकी 1 या 2 मिनट जितनी भी वेस्ट करी हैं, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये चीज़ मेरे को पहले चेक करनी थी, पर कुछ रीजंस या फिर आप कह सकते हो एकदम ये सिचुएशन मेरे सामने आई जिसकी वजह से मैं चेक नहीं कर पाया। तो अब क्लास को या टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 19 जो है उस, सॉरी आर्टिकल 19 में जो आपको इमरजेंसी, सॉरी यार, हाँ आर्टिकल 19 के अंदर जो आपको फ्रीडम दी गई है वो किस इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड करी जा सकती है। तो आपकी अगर इमरजेंसी लगी हो ऑन द बेसिस ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, मान लो कोई देश भारत के ऊपर अटैक कर दे, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, तो वो अगर भारत के ऊपर अटैक करता है तो आर्टिकल 19 में जितनी भी आपको आज़ादी दी गई है वो आज़ादी आपसे छीन ली जाएंगी, ठीक है।
वो चेंज करने लग गया पेंसिल, उस चक्कर में यार वहीं रह गया दिमाग, ठीक है, याद ही नहीं आया क्वेश्चन क्या था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। Prohibition of discrimination on the ground of religion, Article 15 of the Constitution is a fundamental right classifiable under, कि जो आर्टिकल 15 में आपका क्या कहा गया है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात करी गई है रिलीजन के बेसिस पे और भी बहुत सारी चीजों के बेसिस के ऊपर, तो वो कौन से राइट के अंडर आता है। देखो 6 फंडामेंटल राइट है, कितने फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं भाई, ठीक है। तो उन 6 फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो उनमें से एक फंडामेंटल राइट आपका ये है जो आपको कहता है कि आप किसी भी बंदे के साथ रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और वो है राइट टू इक्वालिटी में। और ये राइट टू इक्वालिटी 14 से लेके 18 आर्टिकल के अंदर आपका मेंशन किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। आज इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है भाई, मे बी उसकी वजह से भी मुझे पेंसिल चलाने में थोड़ी बहुत आज प्रॉब्लम हो सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी प्रिवेंटेड। मान लो कोई डिस्प्यूट या कोई वाद विवाद पैदा हो जाता है आपके फंडामेंटल राइट्स को लेके, तो आप कहाँ पे जा सकते हैं, तो भाई आप कहाँ पे जा सकते हैं, दो ऑप्शन आपके पास, ठीक है, करो या मरो वाले नहीं। या तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट, या आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन के लिए, कि मेरे ये फंडामेंटल राइट इस बंदे ने छीन लिए हैं, मुझे फंडामेंटल राइट दिलाओ, मुझे न्याय दिलाओ। तो आप डायरेक्ट या तो हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे या आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। ये दो ऑप्शंस आपके पास हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। Which of the following is are included in the DPS डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इनमें से कौन सा इंक्लूड है। देखो, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये तो आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन है, तो ये तो नहीं है भाई। तो आगे आते हैं सेकंड पे, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। देखो, भारत के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर रोक लगाई गई है, जैसे अफीम, गांजा, चरस, वो आप नहीं कंज्यूम कर सकते। अगर आप कंज्यूम करते हैं, आप बेचते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपको सजा हो सकती है, ठीक है। पर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आपको मेडिसिनल पर्पज के लिए कुछ ऐसी चीजें यूज करनी पड़े या भारत सरकार से आप परमिशन लेके कर सकते हैं, तो ये बात आपकी सही है, ये डीपीएसपी में मेंशन है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही जाएगा 8th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब 9th क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस। देखो, भारत के अंदर मेजोरिटी में हिंदू हैं लगभग 80%, और बाकी जितने बच गए वो आते हैं माइनॉरिटी के अंदर। तो भारत के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस बेसिस पे किसी भी समुदाय को माइनॉरिटी डिक्लेयर करता है, तो वो डिक्लेयर किया जाता है कास्ट के बेस पे नहीं, वो डिक्लेयर किया जाता है रिलीजन के बेस पे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही होगा 9th क्वेश्चन का। और जैसा कि आप सभी को पता है, उस दिन मैंने लास्ट क्लास में शायद कुछ लाइन जो है आपको सुनाई थी श्री राम से रिलेटेड, आई होप आपने भी वो एंजॉय करी होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो आर्टिकल 14 है वो सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करता है, भारत के जितने भी नागरिक हैं, और सभी के लिए समान है कानून के सामने हर एक आदमी। तो किस किस को प्रोटेक्ट करता है, तो इसमें अगर हम बात करें तो जितने भी भारत के अंदर या भारत की टेरिटरी के अंदर व्यक्ति रहते हैं, उन सभी के लिए भारत का संविधान जो है वो समान है और सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यानी आपका 11th क्वेश्चन के ऊपर। 11th क्वेश्चन की अगर बात करें तो 11th क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज Which schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration and control of areas in several states। देखो, अपन ने 12 शेड्यूल की बात करी थी, टोटल शेड्यूल कितने हैं, टोटल शेड्यूल जो है वो आपके 12 हैं, और स्टार्टिंग में थे 8, कितने थे 8, फिर हो गए 12। तो आपके जो आर्टिकल शेड्यूल जो है, सॉरी, तो कुछ शेड्यूल ऐसे थे जो शेड्यूल एरिया से रिलेटेड थे। तो आपका जो 5th शेड्यूल है वो आपका शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड था, ठीक है, कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा शेड्यूल एरिया में और कौन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा इन शेड्यूल एरियाज के अंदर। और जो 6th शेड्यूल है वो आपका रिलेटेड था ट्राइबल एरियाज से, कि ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको कमेंट में जवाब देना है कि जो 3rd शेड्यूल है वो किस चीज से रिलेटेड है, 7th और 9th किस चीज से
देखो मैंने बताया पहले 8 थे, अब 12 हैं, तो ये 9th जो है ये कब ऐड किया गया, इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ही देंगे। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। अनटचेबिलिटी इज अबोलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू। देखो भारत के अंदर छुआछूत को खत्म कर दिया है, अगर फिर भी भारत के अंदर कोई आदमी इस छुआछूत को प्रमोट करता या प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया तो उसको सजा मिलेगी कौन से आर्टिकल के तहत, इन चारों में से। तो आर्टिकल 17 जो है वो आपको अनटचेबिलिटी के अबोलिशन की बात करता है। आर्टिकल 16 किस चीज की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल 16 आपकी बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आर्टिकल 15 अबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 बात करता है आपकी अबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ 5 चीजें हैं, कौन कौन सी हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स यानी जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 चीजों के बेसिस पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, और ये भेदभाव आपका खत्म करता है आर्टिकल 15। आई थिंक आपको पता लग गया होगा 15, 16 और 17 का, ठीक है। सब क्लोज है तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कोई ऑप्शन, तो इस करके इस चीज को हम यहाँ पे लीव करेंगे। 13th क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है चारों में से। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाएं और जाके अपनी पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या इसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है, तो बिल्कुल सही बात है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी के अंदर मेंशन करी गई है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के अंदर इंक्लूड राइट टू वियर एंड कैरी किरपान बाय सिख। हाँ, किरपान कर सकते हैं, पहन सकते हैं जो सिख समुदाय के लोग हैं। ये जवाब भी इसका बिल्कुल सही हम मानेंगे मैच द करेक्ट के अंदर। उसके बाद आते हैं फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी, इंक्लूड राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस। देखो आपको लिबर्टी है, आज़ादी है कोई भी काम करने की, पर एनी ट्रेड की नहीं भाई, रिस्ट्रिक्शंस हैं। ट्रेड की आज़ादी है, आपको एनी की नहीं है। आप तो कहोगे जी मैं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करूँगा, सर जी मैं तो अफीम बेचूंगा, मैं तो गांजा बेचूंगा जी, ठीक है, नहीं मैं तो नस निकाल के बेचूंगा जी, लोगों का खून बेचूंगा, तो वो आप नहीं कर सकते। तो हमारा जो है इसमें नोट पूछा गया है, तो नोट में हमारा ये आ जाएगा सही। राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे इंक्लूड करी गई है नेचुरल जस्टिस। देखो इक्वालिटी मिलेगी, न्याय मिलेगा, इसकी भी बात हमारी करी गई है, तो ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं 14th पे। As far as armed forces are concerned, the fundamental rights guaranteed under Article 14 and 19 of the Constitution are। देखो आर्म फोर्सेस यानी जैसे आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीएपीएफ है, उनसे रिलेटेड आपके फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए गए हैं आर्टिकल 14 और 19 में, ठीक है। क्या ये सारे के सारे राइट्स अवेलेबल हैं, नहीं। अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। इनको वही अधिकार मिलेंगे जो पार्लियामेंट ने कानून पास करके इन आर्म फोर्सेस को अधिकार दिए हैं। जो अधिकार हमारे पास है, यानी हमारे पास आम नागरिकों के पास, वो इनके पास नहीं है। इनके जो अधिकार हैं वो थोड़े से कम हैं, इनके कुछ अधिकारों के ऊपर रोक है, ठीक है। तो आपकी पार्लियामेंट डिसाइड करेगा इनको कैसे अधिकार देने हैं, कौन कौन से देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी लोग कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ठीक है, तो देखते हैं क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत को हिंदुस्तान नाम दिया गया है या नहीं दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश को क्या नाम दिए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तो हिंदी नाम दिया और एक इंग्लिश। इंडिया दैट इज भारत, दोनों वर्जन ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 के अंदर मेंशन है। कहाँ मेंशन है, आर्टिकल नंबर 1 के अंदर मेंशन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हिंदुस्तान कोई नाम नहीं है, अकेला भारत भी कोई नाम नहीं है, इंडिया और भारत दोनों ही भारत के नाम है। ऐसा नहीं है कि इंडिया अलग है और भारत अलग है, ये इनमें कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। आर्यवृत कोई नाम नहीं है, हिंदुस्तान और आर्यवृत, भारत और इंडिया दोनों ही भारत के नाम है, अकेला भारत भी नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 16th क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट हिंदी शैल बी। कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है कि हिंदी क्या है आपकी,
क्या हिंदी आपकी एक नेशनल लैंग्वेज है? देखो नेशनल लैंग्वेज तो कोई भी नहीं है हमारी। द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, क्या दो राज्यों के बीच में जब बात होती है तो वो हिंदी के अंदर होती है? तो ये भी नहीं मेंशन है आपका। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो हिंदी है क्या ये ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन ऑफ इंडिया की? क्या आपको ये सही लगता है? तो आप इसका जवाब जो है वो मुझे कमेंट में देंगे। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी ये यूनियन ऑफ इंडिया की। देखो एक तो होती है नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज अलग है और ऑफिशियल अलग है। ऑफिशियल की बात करें तो आपका जो 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी स्टार्टिंग में, और आज के टाइम में एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो कितनी है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो आपका 8 शेड्यूल है सॉरी एक सेकंड, गला खराब हो रहा है भाई थोड़ा सा। आपकी स्टार्टिंग में कितनी थी? 14 थी। आज के टाइम में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर मैं बात करूं तो 8th जो शेड्यूल है उसके अंदर आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मेंशन किया है। तो सी बिल्कुल सही जवाब है कि ये ऑफिशियल है ना कि नेशनल। जहां नेशनल दिख जाए काटा मार दो। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन परमिशेबल, कि आपकी किसी माइन के अंदर किसी फैक्ट्री के अंदर काम करने की मिनिमम एज कितनी है? तो देखो किसी भी फैक्ट्री के अंदर किसी माइन के अंदर हम काम कर सकते हैं अगर हमारी एज 14 या इससे ज़्यादा है। पर जहाँ पे हमारी जान को खतरा है वहाँ पे हम नहीं कर सकते। ठीक है, उस फैक्ट्री में हम काम नहीं कर सकते। मान लो हमें पेट भरना है, उस पेट भरने के लिए हमें काम करना पड़े तो हम अबोव 14 अगर हो चुके हैं तो हम काम कर सकते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर। और बहुत सारे लोग भारत के अंदर करते भी हैं। मेरे गांव में थे बहुत सारे बच्चे जो मेरी एज के थे उस टाइम में, मेरे से थोड़े से छोटे या 2-3 साल बड़े थे, वो जाते थे फैक्ट्रीज के अंदर, जो 18 के नहीं थे पर 18 से थोड़ा सा कम थे, 14 से अबोव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर बिकमिंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप भारत के नागरिक नहीं बन सकते? बाय बर्थ बन सकते हैं, बाय डिसेंट बन सकते हैं, बाय नेचुरलाइजेशन। अगर आपने भारत में कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो आप भारत के नागरिक नहीं होगे भाई। एलोन मस्क भी भारत में प्रॉपर्टी खरीद लेगा, जेफ बेजोस भी खरीद लेगा, और खरीदी भी होंगी उन्होंने, क्या वो भारत के नागरिक बन गए? नहीं बने। भारत के नागरिक आप बाय बर्थ बन सकते हो, बाय डिसेंट बन सकते हो, बाय नेचुरलाइजेशन बन सकते हो। अगर यहाँ पे बात आई है सिटीजनशिप की, तो आपका जो आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 है उसमें सिटीजनशिप की बात करी है, और ये पार्ट नंबर 2 के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who is competent to prescribe conditions as for acquiring Indian citizenship? इनमें से कौन सा competent या capable है जो आपको बता सकता है कि अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी हो तो आपको क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी? तो ये जो पावर है ये आपको दी गई है भारत के पार्लियामेंट के पास, कि अगर किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस आपकी पूरी करनी पड़ेंगी या क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और पीडीएफ के लिए जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपका अपना चैनल है, सब कुछ आपका है भाई यहाँ पे। ठीक है, पूरे तरीके से आपको डेडिकेटेड है, आप देश के लिए इतना कुछ करने वाले हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपके लिए थोड़ा बहुत कुछ करें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय, कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 था उसके अकॉर्डिंग कौन से तरीके से आप सिटीजनशिप नहीं ले सकते? इन चारों में से अगर हम बात करें कौन से तरीके से नहीं ले सकते तो वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। चिल्ड्रन ऑफ द डिप्लोमेटिक पर्सनल और एलियन एनिमीज बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। मान लो भारत के अंदर कोई दूसरी कंट्री का बंदा डिप्लोमेट पॉलिटिशियन आया है और उसका बच्चा जो है उसका जन्म होता है भारत के अंदर, या किसी दुश्मन देश का कोई नागरिक भारत के अंदर आया है उसका जन्म हो जाता है 26 जनवरी 1950 के बाद में, तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो यही आपकी एक तरीका है जिससे आपको इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं हो सकती। ठीक है, आगे ऑप्शन देखते हैं क्या है। चिल्ड्रन बोर्न ऑफ इंडियन सिटीजन अब्रोड, मान लो मैं कहीं फॉरेन में गया हूँ शादी करके और मेरा वहाँ पे बच्चा हो जाता है तो वो भारत का सिटीजन माना जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। बाय नेचुरलाइजेशन पिछले क्वेश्चन में ही तो किया था। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मान लो भाई पाकिस्तान के अपन ने लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया,
तो भारत क्या करेगा, एक कानून पास करेगा और जितने भी नागरिक उस लाहौर के एरिया में रहते हैं उन सभी को भारत की नागरिकता दे सकते हैं कानून पास करने से, क्योंकि हमने उनकी टेरिटरी को अपने अंदर मिला लिया। तो इस तरीके से नागरिकता दे सकते हैं, तो ये आपका सही है। ठीक है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम भारत का पार्ट ना हो, बाद में हमने कब्जा किया हो, तो भी हम दे सकते हैं भारत की नागरिकता उनको। नेचुरलाइजेशन भी है, तो ये एक तरीका नहीं है जिससे भारत की नागरिकता मिल सकती है। आपको बताना है सिटीजनशिप प्रोविजंस आर एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन, कि इनमें से कौन से पार्ट में कितने आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल तक सिटीजनशिप की बात करी गई है। तो पार्ट नंबर सेकंड और आर्टिकल 5 से लेके 11 तक बात करी गई है आपकी सिटीजनशिप की। अगर बात करें 22वें क्वेश्चन की, तो 22वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिस्क्राइब अबाउट द पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट बी ए सिटीजन। मान लेते हैं भाई कोई भी भारत का बंदा है और वो यूएसए में गया या कनाडा गया या ऑस्ट्रेलिया गया और वो वहाँ पे अपनी मन मर्जी से वहाँ की नागरिकता ले लेता है, तो अपने आप ही भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। तो ये बात जो है ये मेंशन करी गई है आर्टिकल नंबर 9 के अंदर, कि अगर कोई भी बंदा भारत की नागरिकता किस तरीके से गवा सकता है, अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता बिना परमिशन के ले ले, और परमिशन से लेगा तो भी खत्म होगी। क्यों खत्म होगी, क्योंकि भारत में प्रोविजन है सिंगल सिटीजनशिप का, किस चीज का, सिंगल सिटीजनशिप का, और ये होगी ड्यूअल सिटीजन जो कि पॉसिबल है नहीं। और ये सिंगल सिटीजनशिप हमने लिया ब्रिटेन से, कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। 23वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 23वें क्वेश्चन में कहा गया है आर्टिकल 6 एंश्राइन्स द प्रोविजन कन्फर्निंग राइट ऑफ सिटीजंस ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज इनकरेक्ट। देखो बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेट करके पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन बताना कि इनमें से कौन सी बात इनकी ठीक नहीं है। ही इज आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935। इसमें कहा है कौन सा प्रोविजन ठीक नहीं है सिटीजनशिप से रिलेटेड, तो आपका जो ए प्रोविजन है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे देखो 1935 के एक्ट की बात नहीं करी गई थी, हर जगह बात करी गई है मार्च 1947 या फिर 1950 से रिलेटेड। तो देखो ये बात तो आपकी गलत हो जाती है, ये पॉइंट आते ही गलत। सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948। हाँ, जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया वो भारत का नागरिक बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है ये। सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर, अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद में आता है पर अपने आप को रजिस्टर करा लेता है तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर वो भारत में शादी करा लेता है या करा लेती है तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो देखो ये तीनों चीजें तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बचा एक और हमें बताना है क्या, इनकोरेक्ट। तो यही इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है आपकी जो इसमें बताई गई है। ऐसा नहीं है कि 1935 में जो बंदे डिफाइन किया गया इंडिया को वही इंडिया माना गया है, चेंज हुआ है इसके अंदर। डिटेल्स ऑन हाउ सिटीजनशिप में बी एक्वायर्ड एंड टर्मिनेटेड आर इन्यूमरेटेड इन। देखो किस तरीके से आप भारत की नागरिकता एक्वायर कर सकते हो, किस तरीके से खत्म हो सकती है, ये किस में मेंशन है, तो ये आपका मेंशन किया गया है कौन से इनमें से, तो आपको बताना होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 आया था, उसमें बताया गया है किस तरीके से एक्वायर कर सकते हो और किस तरीके से आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। ठीक है, पार्ट सेकंड आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड जरूर है, पर यही आपका अमेंडमेंट यही एक्ट था जो आपको बताते हैं कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड इफ, अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसकी भारत की नागरिकता कब खत्म करी जा सकती है, कब टर्मिनेट हो जाएगी, ए पर्सन वॉलेंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप, तो भाई इस तरीके से आपकी उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी अगर वो अपनी मन मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना लेगा तो यहाँ पे हमारा यही इसमें 3 बताने हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है पूरा यहाँ तक है, तो इसमें स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ए पर्सन हु हैज बिकम द सिटीजन थ्रू रजिस्ट्रेशन इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स विद इन 5 ईयर्स ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन। मान लो उसने 10 साल से कम उसको सजा हुई है कहीं भी किसी भी जेल में इम्प्रिजनमेंट में, और उसको 5 साल से विद इन 5 ईयर्स, मान ले भाई मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ और मेरे को भारत की नागरिकता मिल गई और मेरे को 5 साल हुए नहीं पर उससे पहले मुझे 10 साल या इससे कम की नोट लेस देन, हाँ
मुझे 10 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में भाई आपकी भारत की नागरिकता जो है वो टर्मिनेट नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी भाई। द गवर्नमेंट इज ऑफ इंडिया इज सेटिस्फाई दैट सिटीजन वॉज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। अगर उसको लगता है कि भारत के अंदर ये जो बंदा नागरिक बना है वो फ्रॉड तरीके से बना है, तो उस टाइम भी आपकी भारत की नागरिकता टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो थर्ड भी सही होगा। तो इसमें है, सेकंड नहीं है, और एक और रह गया। ए पर्सन हु इज ए सिटीजन बाय बर्थ इंडल्ज इन ट्रेड विद एन एनिमी कंट्री ड्यूरिंग वॉर। अगर आप किसी दुश्मन देश के साथ युद्ध के समय में कोई ट्रेड कर रहे हो या कोई डील कर रहे हो, तो उस समय भी आपकी भारत की नागरिकता जा सकती है। तो फर्स्ट 3 4 इसमें आएगा, जो कि इसके अंदर आपका सही जवाब दिया गया है। और ये हैं आपके 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। और आगे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स जो हैं डेली आपको मिलते रहेंगे। आपका अपना चैनल है भाई, सब्सक्राइब करके जाया करो। इससे हमें क्या है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मेरे को ये लगता है कि अगर बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं या स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें उनको समझ आ रही हैं। जो मैं करा रहा हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ वो सही डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो ये एज ए मोटिवेशन के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सब कुछ अपना है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाएं, व्हाट्सएप पे जाएं, या इंस्टा पे जाके आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपका अपना चैनल है। आप कमेंट करके ज़रूर रिस्पॉन्स दें, वीडियो को लाइक करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।